चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और बिल्कुल अच्छे तरह से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज आपका क्रैश कोर्स का आज आपके क्रैश कोर्स का डे 4 है, अर्थात चौथा दिन है। और आज इस दिन के माध्यम से ढेर सारी चीज़ें हम करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से रिलेटेड, अर्थात तीनों सब्जेक्ट चलता है। मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है बच्चों आप सभी तक तो एक बार बता दीजिए ज़रा जल्दी से। ओके, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं कि ये क्रैश कोर्स है, सो आप सभी थोड़ा तेजी से आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए इतने सारे क्वेश्चन आज मैं लाया हूं और इतने सारे क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी। सो धीरे करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, समय समाप्त हो जाएगा तो खत्म कर दूंगा मैं। तो इसलिए तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का अगर मौसा पर x प्लस 2 है तो k का मान कितना होगा। इसका और इसका मौसा पर अगर x प्लस 2 है तो k का मान कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। दबा के लाइक करिए। महाकाल का आशीर्वाद, बिल्कुल सही कहा आपने। आई एम बैक सर, वेलकम विकास, वेलकम टू द क्लास। तो जल्दी से बताइए भाई, इन दोनों का मौसा x प्लस 2 है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए इन दोनों का मौसा x प्लस 2 है, यानी कि इन दोनों में से कॉमन x प्लस 2 है। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए। इस वाले समीकरण में k का मान आ जाएगा। तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस के बराबर 0। तो 4 माइनस 2 माइनस के बराबर 0। तो 4 में से 2 गया, 2 बराबर k को इधर लाएंगे तो k बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्यंजक फलाना और व्यंजक फलाना का मौसा कितना होगा। व्यंजक x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 और व्यंजक x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मौसा कितना होगा। महत्तम समापवर्त में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि सबसे पहले दोनों व्यंजकों का गुणनखंड करेंगे, जो कॉमन होगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 4 एकम 4 है ना, तो आप क्या करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। तो ये माइनस 3x नहीं प्लस 4x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर जोड़ने घटाने पे आना चाहिए और गुणा करने पे प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो आ गया। अब x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। गुणनखंड करने बच्चों आपको 9वीं में या 8वीं में सिखा दिया गया है। अगर नहीं आता है तो भाई आप धुरंधर बैच में जुड़े हुए हैं, आप अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस डिटेल वाइज कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स है तो थोड़ा तेजी से सॉल्व कराया जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये व्यंजक तो सॉल्व हुआ। इस व्यंजक को सॉल्व करिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। बराबर इसमें भी 0 लिखते आइए, ठीक है। तो यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3
और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। आप देखिए बच्चों दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर -1 इसमें भी है, एक्स स्क्वायर -1 इसमें भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, दो व्यंजकों का एलसीएम x, x+1, x+2 और x+3 है तथा HCF यानी महत्तम समापवर्त x+2 और x+3 है। यदि एक व्यंजक का मान फलाना है यानी x³ + 5x² + 6x, तो दूसरे व्यंजक का मान कितना होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से। ये भी सिंपल है, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें भी बहुत ज्यादा काम आपको नहीं करना, थोड़ी सी बातें याद रखनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, जल्दी बताइए। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का बी आंसर आ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते समय क्या बताया था, एक फॉर्मूला, अगर किसी को याद हो वो फॉर्मूला तो काम यहां पे चल जाएगा। कहाँ गया भाई कर्सर, हद हो गई, ये रहा। हाँ, फॉर्मूला बताया था कि पहला व्यंजक यानी px गुणे दूसरा व्यंजक यानी qx, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर LCM और इंटू HCF। तो हमें दूसरा व्यंजक कह रहा है यानी qx का मान लीजिए कह रहा है, तो हम LCM इंटू HCF और बटे में px कर देंगे। तो LCM का मान कितना है, LCM का मान है x, x+1, x+2 और x+3, और HCF का मान कितना है बच्चों, HCF का मान है x+2 और x+3, और बटे में पहला व्यंजक कितना है x³ + 5x² और +6x। तो यहां पे बच्चों x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इस वाले में से, तो आपका ये हो जाएगा x² + 5x + 6, और इसका गुणनखंड आप जानते हैं क्या होता है, एक ब्रैकेट में x+3 और एक ब्रैकेट में x+2। तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्टली x+3 और x+2। आप यहाँ से देखेंगे x+2 से x+2 कट गया, x+3 से x+3 कट गया, x से x कट गया, तो बचा क्या, x+1, x+2, x+3। तो कहाँ है x+1, x+2, x+3? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। सर हम नहीं पढ़े हैं, क्यों रोहित, धुरंधर बैच में नहीं ज्वाइन है क्या आप? रोहित, धुरंधर बैच में ज्वाइन नहीं है क्या? किम जोन लगता है आपके ऊपर सनक सवार हो चुका है, कोरिया भेजना पड़ेगा आपको, हैं? ज्वाइन है पर लेट से, कोई बात नहीं। तो लेट से हैं तो भैया कसम खा लिए हैं क्या बच्चों, मैंने वहां पे प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है, आप उस ग्रुप में 3 मिनट 25 सेकंड की वीडियो जो मैंने बनाई है उसको देखिए, मीडिया वाले सेक्शन में मिल जाएगा। कैसी बात करते हैं बच्चों, और उसमें मैथ के चैप्टर वाइज स्टडी एकदम लाइन बाय लाइन सीरीज में दे दिए गए हैं, जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। कैसी बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 3/4, 5/6 तथा 5/8 का मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर।
आप बच्चों जानते हैं कि भिन्नों का जब भी मौसा आप ज्ञात करेंगे, आपको मैंने उसमें पढ़ाया भी था कि भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा और बटे में हरों का लौसा। तो यहां पे आ जाएगा 3, 5 और 5 का मौसा और बटे में 4, 6 और 8 का लौसा। ठीक है, हर क्या है 4, 6 और 8। तो अंशों का मौसा और हरों का लौसा आप कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आने वाली। अगर फिर भी आती है तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं आपके बुक में, आपके वीडियो लेक्चर के ज़रिए आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका आपका मौसा कितना होगा 1 और इसका लौसा कितना होगा 24। तो इस प्रकार से 1/24 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए कि 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां हैं और वो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ होती हैं। मतलब पहले तो वो 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती थी, बट अब वो 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं। तो 12 बजे के बाद वो कौन सा समय आएगा जिसमें वो घंटियां फिर से इकट्ठी बजें? तो इसका सिंपल सा रूल है बच्चों कि जो भी समय दिया गया है उसका आप लौसा निकाल लीजिए यानी एलसीएम कर लीजिए, और जो वैल्यू आएगा उसी समय पर उसी को आप घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका जो है वो समय निकल के आ जाएगा जिसमें आपकी वो घंटियां सभी इकट्ठी बजेंगी। जैसे 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालिए। 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 तिये 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम में 2, 3, 2 दूनी के 4, 7। फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 1, 7। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3 और फिर 7। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम में 7। ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 3 के 24, दूनी 24 सत्ते निकालिए बच्चों, 24 सत्ते। तो गुणा कर लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 हासिल, 2 7 14 और 2 16, 168। तो ये आ गया आपका कितना टोटल 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 7 बराबर 168 सेकेंड। और 168 सेकेंड को आप घंटे में बदलिए तो 60, देखिए ध्यान से, मिनट में और घंटा में आपको बदलना है। तो 12 बजे तो बजती ही बजती हैं। उसके बाद कब बजेगी तो 168 सेकेंड मतलब क्या 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। अब जब 60 सेकेंड मतलब बच्चों 1 मिनट होगा तो 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। तो 2 मिनट हो गया, बचा कितना 42 सेकेंड। तो 2 मिनट सॉरी 168 48 सेकेंड। तो 2 मिनट 48 सेकेंड आपका करेक्ट जवाब आ गया। 12:02 पर फिर वो घंटियां एक साथ बजेंगी। सिंपली एलसीएम कर देना है समयों का, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि माना ए तथा बी दो व्यंजक हैं जिनके लौसा और मौसा क्रमशः कैपिटल ए और कैपिटल बी है। यदि स्मॉल ए प्लस बी बराबर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी तो आप इनमें से कौन सा संबंध सत्य है इसकी जांच करिए, इसकी पड़ताल करिए। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन स्टूडेंट्स का करेक्ट जवाब आ रहा है।
तो पहले बच्चों आप जानते हैं कि दो व्यंजक अगर होता है तो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है। यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों? आप ये जानते हैं कि दो व्यंजकों का जो गुणनफल होता है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात कैपिटल A इंटू कैपिटल B आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है? सिंपल दिया गया है A प्लस बी बराबर कैपिटल A प्लस कैपिटल B। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए सॉल्व करने के लिए। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्मॉल में रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बात? अब आप जानते हैं कि ab बराबर स्मॉल ab भी है, तो इसलिए इस वाले पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं? 2ab। अब 2ab से ये 2ab कट गया तो ये कितना बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। सर आपका 10 बजे वाला वीडियो किम जोन पगला देखा था, कैसा लगा? किम जोन कैसा लगा? हाँ, उसे जंगल में तुरंत भेजिए और मुझे उसकी पल पल की सूचना देते रहिए सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4y टू द पावर 4x माइनस 9y स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6y एक्स क्यूब का महत्तम समापवर्त कितना होगा? जल्दी से आंसर बताइए। तो बच्चों देखिए, इसको सिंपलिस्टिक सॉल्व करेंगे, इसको आप आसानी से सॉल्व करिए। क्या कॉमन हो सकता है? कॉमन हो सकता है y स्क्वायर एक्स कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर है भाई। और अब आप और इसको सॉल्व करना चाहें तो y स्क्वायर एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, सॉरी 2y प्लस 3x और 2y माइनस 3x, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपने पहला व्यंजक को सॉल्व कर दिया। दूसरे व्यंजक को सॉल्व करिए। तो दूसरे व्यंजक को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या कॉमन मिलेगा? 2y एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो यहां से बचेगा 2y और फिर प्लस 3 और x। ठीक है, तो अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आपको मिल रहा है। तो आपको y और x यहां से कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन देखिए, HCF में केवल कॉमन हम देखते हैं और LCM में हम सब देखते हैं। तो y और x यहां से कॉमन मिल रहा है और 2y प्लस 3x एक कॉमन मिल रहा है, तो 2y प्लस 3x, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सिंपी आप कुछ कहना चाहती थी, फ्री क्लासेस में आप बोल रही थी, क्या कहना है बताइए। चलिए, फिजिक्स मैथ का खेल खत्म। यस, मैथ का बच्चों हम लोगों ने निपटारा कर दिया। तो अगर आपकी स्पीड रहेगी बच्चों, देखिए मैं आपको बताऊं कि इतनी ही देर में हमने कितने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। 7 क्वेश्चन को मात्र हमने 20 मिनट में सॉल्व कर लिया, यानी पर क्वेश्चन पे मान के चलिए कि 1 से 1.5 मिनट, और वो भी मुझे आपको समझाना था तो, वरना 7 क्वेश्चन को कितने देर में सॉल्व होते? मात्र 7 से या फिर 5 मिनट में भी सॉल्व हो जाते अगर समझाना नहीं रहता तो। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब फिजिक्स की बारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था तथा गति अवस्था में परिवर्तन नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता।
इसके पीछे का कारण क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद हॉस्टल का फॉर्म भराया जाता है और हॉस्टल का फॉर्म भराने के बाद हॉस्टल वाले ये जांचते हैं कि आपके कॉलेज से आपकी स्कूल की आपके कॉलेज से आपके घर की दूरी कितनी है, आपका रैंक कितना आया है। अगर आपका घर का डिस्टेंस अर्थात दूरी ज़्यादा होगा और आपका रैंक भी अच्छा होगा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल में रहने का 1 साल का किराया 2,000 रुपये होता है, लगभग मान के चलिए 2,000 से 2,500 1 साल के रहने का गवर्नमेंट कॉलेज में, और खाने पीने का 2,000-2,500 लग सकता है इतना, ठीक है। सो ये बात आप याद रखेंगे। मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा था, तकरीबन 1,000 किलोमीटर कॉलेज से मेरे घर की दूरी थी और मेरा रैंक भी अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जड़त्व के कारण ये होता है। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था और गति की अवस्था परिवर्तित नहीं करती, वो उसी का परिवर्तन का विरोध करती है, इसी को हम जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल उसके पीछे बांध दी जाए तो त्वरण कितना होगा? सिंपल, आधा हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जब आप साइकिल चलाते हैं और आपके ही वेट के बराबर कोई व्यक्ति पीछे बैठ जाता है तो आपकी स्पीड आधी हो जाती है, वैसे ही आपका त्वरण भी आधा हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। सो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों कि पिंड का 100 न्यूटन का बल, अगर किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल लगाने पर वो पिंड 0.4 सेकंड तक अगर वो बल लगाया जा रहा है तो आवेग का मान कितना होगा? जल्दी बताइए, आवेग का मान, इंपल्स आवेग। जल्द से जल्द आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। सो आवेग I बराबर होता है बच्चों F इंटू टी। आई बराबर क्या होता है? F इंटू टी। तो I बराबर F का मान दिया गया है 100 और T का मान 0.4। पॉइंट हटाएंगे बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कटा तो 10 गुणे अब 4, क्योंकि अब दशमलव में नहीं रहा, 10 जैसे ही हटाया दशमलव तो ये 4 हो गया। 10 चौक को 40 न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है, ये भी आप याद रखेंगे। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक होता है बच्चों? आवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी स्वतंत्र गति के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह बल द्वारा वो वस्तु गति करेगी 1 मीटर पर सेकंड की चाल से, या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। बड़ा कीजिए, दिख नहीं रहा है। अच्छा विकास, आप अपनी क्वालिटी को 2 मिनट के लिए बढ़ा लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा कराने होते हैं, इसलिए मैं एक स्लाइड में 4-5 क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए क्वालिटी बढ़ा लीजिए भाई। कॉमेडी वीडियोस तो देखते हैं तो 1080 पे देखेंगे, एजुकेशनल वीडियो को 360 पे भी नहीं देख सकते, ये बताइए। और 360 पे देख सकते हैं तो 360 पे तो बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इस चीज का आपको याद रखना है बच्चों। सो देखिए, m का मान 1 kg है, f का मान 1 न्यूटन है, तो F बराबर m इंटू ए न्यूटन के गति का दूसरा नियम का फॉर्मूला है। तो अब यहां से a का मान निकालेंगे तो F बटा m, F का मान बच्चों 1 और m का मान 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लीजिए विकास, ये लीजिए। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल
एक ही वस्तु पर लगते हैं या अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगते हैं या परिमाण और दिशा में समान होते हैं या एक दूसरे के लंबवत दिखते हैं लगते हैं? जल्दी बताइए। कृष्णा का बिल्कुल सही जवाब है, सुमित का गलत जवाब है, लवली का सही जवाब है, जुबैर का सही जवाब है, अमृता का सही जवाब, विनय का सही जवाब, सिम्पी का सही जवाब, किम जोन का सही जवाब। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे, जैसे एक नाव है और इस नाव से अगर एक व्यक्ति किनारे पर उतर रहा है तो एक तो इधर इधर की तरफ एक बल लग रहा है और एक इसके दूसरे पैर से नाव की तरफ बल लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगता है और समान लगता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा ये देखिए, सॉल्व करिए। एक गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग कितना हो जाएगा? एक पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपको बताना है। कितना जल्दी आप बताते हैं देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। जल्दी बताइए। शिवानी क्या पूछ रही हैं? आज शाम को क्लास होगी? अरे वाह, कितनी बढ़िया बात पूछी है शिवानी। अब इस पर मैं आपको कौन सा पुरस्कार दूं? बोलिए, उस पुरस्कार का नाम बताइए, मैं उस पुरस्कार से आपको सम्मानित करना चाहता हूं। अरे बचवा, जब सुबह की क्लास में मैंने कहा कि शाम वाली क्लास होगी, बहुत मजबूरी में क्लास में नहीं लेता। जब मैं बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वाला बिजी रहता हूं तब मैं क्लास नहीं लेता, बाकी क्लास ले लेता हूं। तो आप मेरे ऊपर वो थप्पा न लगाइए कि सर कामचोर इंसान है। समझ रहे बात? सो देखिए बच्चों, P बराबर आपका होता है M इंटू वी, यानी संवेग और वेग में एकदम समानुपाती का रिलेशन है। इसका मतलब जब वेग को आप आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटकी हुई लकड़ी के ब्लॉक में धंस जाती है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग कितना होगा? जरा जल्दी से बताइए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा और आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, टकराने से पहले गोली और लकड़ी का कुल संवेग टकराने के बाद कुल संवेग के बराबर होगा, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1 प्लस m2 और इंटू v। ठीक है, m1 क्या है? मान लेते हैं कि गोली का द्रव्यमान तो 10 और गुणे 400 इसका वेग है, प्लस m2 क्या है? उस ब्लॉक का द्रव्यमान। ठीक है, और v2 का मान आपको कितना पता है? 0, मुक्त रूप से लटकी हुई है, यानी कि एकदम विराम अवस्था में है। ठीक है, और जब जैसे ही गोली उस लकड़ी को भेदता है तो उन दोनों का जो है वो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, यानी 10 प्लस 900 है भाई। तो उसका वेग कितना होगा? अब इस v का मान निकालना, तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब v बराबर निकालेंगे तो 400 गुणे 10 और बटे में 910, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 400 में 91 से भाग देंगे तो कितना होगा? 400 में अगर आप 91 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका कितना?
4 ठीक है, 4.39 मीटर पर सेकेंड। सो इस प्रश्न का सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ाए नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? फॉर एग्जाम्पल उन चैप्टर्स के नाम बताइए। तो स्वाति, जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं आपको, मैं कोशिश करूंगा कि वो पढ़ा दूं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चैप्टर का नाम रखिए। मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी पढ़ा दिया है, एक दो कोई छूटा होगा तो देखा जाएगा, उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं शिवानी, बट पुरस्कार आपको मिलना चाहिए। मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, तो डाउट है तो स्मार्ट कोर्स जो दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उसको देख के सुमित जी आउट करिए। ठीक है, दनादन तरीके से। पढ़ते नहीं है क्या उस वीडियो लेक्चर से? उसको मैंने क्यों दिया है भाई? उसको दिया है कि आप 2x स्पीड पे 1.5x स्पीड पर फटाफट से आप उसका आंसर दें और सॉल्व करें। ऐसे ही संवेग संरक्षण पर दूसरा क्वेश्चन, 150 किग्रा की एक तोप से 1.5 किग्रा का एक गोला दागा जाता है जो 60 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलता है, यानी गोले का वेग भी दे दिया गया है। तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा? कार्बनिक यौगिक तत्वों का वर्गीकरण। इतनी पिटाई होगी सुधीर कि आप सुधर जाएंगे। ये दोनों चैप्टर पढ़ा दिया है, कार्बनिक यौगिक भी और तत्वों का वर्गीकरण भी। उल्टा क्यों बोलते हैं? पहले आप उसको तसल्ली से देखिएगा, मिलाइएगा सिलेबस में कि कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाया है। जो चैप्टर पढ़ाया है उसको भी कह रहे हैं नहीं पढ़ाया है, हद हो गई। जल्दी बताइए बच्चों, फटाफट आंसर सबका आना चाहिए। तोप और गोले की बात है, अगर आप नहीं बताते हैं तो मैं यहां से गोला दागने लगूंगा धनाधन तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए, सी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। पदार्थ का अणु गतिकी सिद्धांत देखना पड़ेगा स्वाति ये पढ़ाया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां से देखिए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है क्या कि अगर कोई पिंड, मतलब अगर कोई तोप गोला छोड़ता है तो गोला छोड़ने से पहले उस तोप का संवेग और गोला छोड़ने के बाद उस तोप का संवेग, दोनों का मान संरक्षित रहता है, यानी कि 0 होता है। सो मान लीजिए ये तोप है, तोप का द्रव्यमान 150 किग्रा है और इसका वेग आपको नहीं पता, प्लस जब गोला छोड़ता है तो उस गोले का द्रव्यमान 1.5 किग्रा है और इसका वेग 60 है, बराबर 0 कर देंगे तो 150 v बराबर -1.5 गुणे 60। तो यहां से v का मान निकालेंगे बच्चों तो 1.5 इंटू 60 और बटे में 150, दशमलव हटाएंगे बटे में 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 छक्का 15 छक्का 90, 90 बटा 150, यानी 1 0 से फिर 1 0 कट गया, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 बटा 5, 3 बटा 5 मतलब 0.6 मीटर पर सेकेंड। और ये किस में वैल्यू आया है? माइनस में आया है। सो -0.6 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जिस और वो गोला जाएगा तोप उसके पीछे हटेगा। जैसे मान लीजिए ये एक तोप है, ठीक है, ये एक तोप है। अब इस तोप से अगर गोला इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ गोला जाएगा तो इस तोप इधर की तरफ हटेगा, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन के ये कह रहा है कि एक वस्तु का संवेग 10 किग्रा
मीटर पर सेकेंड है। संवेग का मात्रक याद कर लीजिएगा, मात्रक संवेग का। 2 सेकंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी उस वस्तु को? अगर उस वस्तु को हम 2 सेकंड में रोकना चाहें तो कितने बल की आवश्यकता होगी? जल्दी बताइए, फटाफट तरीके से। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो देखिए बच्चों, बल और संवेग में क्या संबंध होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए उसको रोका जा रहा है, तो जब रोका जाएगा तो आपका संवेग कितना हो जाएगा? P1 का मान तो मान लीजिए 10 है, P2 का मान जब रोक दिया जाएगा तो उसका वेग 0 यानी कि संवेग 0, और T का मान है बच्चों 2। अब आप जानते हैं F बराबर डेल्टा P बटा T होता है, यानी डेल्टा P मतलब P2 माइनस P1 बटा T। P2 का मान है 0, माइनस P1 का मान है 10 और बटे में 2, माइनस 10 बटा 2, 2 बचे 10, माइनस 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि देखिए, अगर आपको क्रैश कोर्स अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी भी आपके साथ जुड़े और अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्रैश कोर्स में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, सो 149 रुपए में सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो अपने फ्रेंड्स से कह के उनको भी जरूर जुड़वाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करता है और फिर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दर से त्वरित करता है, तो इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात कितना होगा? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी कार को त्वरित करता है अलग अलग त्वरण से, तो बलों का अनुपात कितना होगा? तो आप जानते हैं बच्चों कि F बराबर m इंटू ए होता है, तो F1 बटा F2 बराबर m इंटू A1 और बटे में m इंटू A2 हो जाएगा, क्योंकि कार तो वही है तो द्रव्यमान समान होगा, तो m से m कट गया। तो A1 का मान रखिए 1.8, A2 का मान रखिए 1.2, यानी 18 बटा 12 हो गया। अब आप काटेंगे 6 3 18, 6 दूनी के 12, 3 बटा 2 यानी 3 संबंध दे दो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक घर्षण बल F और घर्षण गुणांक, इनके बीच में रिलेशन का सूत्र क्या होता है? घर्षण बल और घर्षण गुणांक के बीच संबंध का सूत्र क्या होता है, ये कौन बताएगा? मैं देखना चाहता हूं, जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए, बिल्कुल। F बराबर म्यू इंटू आर, F बराबर म्यू इंटू आर, घर्षण बल बराबर घर्षण गुणांक और गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया। सर पूरे 9 चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री में। स्वाति, उनकी आप लिस्ट मुझे भेजिएगा। कुछ चैप्टर्स में तो मतलब लगभग क्वेश्चन ही गलत हैं, जैसे विलियन का आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगी तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, फॉर्मूला डिफरेंट लग रहा है, मतलब धज्जियां उड़ा दिए हैं सब उसका। सो विलियन छोड़ने का तो ये कारण था। बाकी चैप्टर्स को शायद उस टाइम पिछली बार समय नहीं मिला, जिसके वजह से उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसको लाइव करा दूंगा। आप उन सभी चैप्टर्स की लिस्ट भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके बच्चों, वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी तैयार रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे बात? जरूरी नहीं कि 50-50 चैप्टर दिए गए हों तो सबको आप तैयार करेंगे, तब तो पागल हो जाएगा आदमी। मैथ में 50 चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50 चैप्टर, 100 चैप्टर साधारण थोड़ी है, बताइए। 100 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे बच्चा तैयार करेगा? इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस ज्यादा बनाए बच्चों। 1 किग्रा बराबर होता है कितने किग्रा के, या कितने डाइन के, या कितने न्यूटन के, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चों, फटाफट। बिल्कुल सही बताया।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 980 डाइन के बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बलों का मान किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? नहीं करता पूछ रहा है, सो एकदम ध्यान से आंसर देना है। तो देखिए, बल के प्रकार पे ये चीज निर्भर नहीं करता है। ठीक है, घर्षण बल बल के प्रकार पर निर्भर नहीं करता। सो चलिए, फिजिक्स का समय समाप्त होता है, बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बच्चों आज बहुत सारे प्रश्न मैंने लिए हैं, क्योंकि परमाणु संरचना से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, जल्दी बताइए, मात्र 5 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5। कमॉन, अब किसी का ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पेन होता है। पेन आप याद रखेंगे, Pn, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। मुझे उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। परमाणु को सबसे पहले किसने विभाजित किया था बच्चों? जल्दी बताइए, आप पीछे रह जा रहे हैं बच्चों, यही दिक्कत वाली बात लग रही है मुझे। पीछे मत रहिए, आगे रहिए सबसे। मैक्सिमम बच्चों का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। बैकेरल ने परमाणु को सबसे पहले विभाजित किया, और खोज किसने किया? तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इस बात का आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? तो द्रव्यमान संख्या, ये बात भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डॉल्टन के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? जॉन डॉल्टन के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बताया, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 39 है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था कि नस बराबर होता है पभ माइनस पक, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? परमाणु भार 39 माइनस 19 बराबर 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः कितना होगा? जल्दी बताइए। कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले तो कैल्शियम का आपको क्या लिखना है? कैल्शियम आप जानते हैं 20 कैल्शियम 40, यानी परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है और परमाणु भार 40 होता है। ये तो बात आप जानते हैं। अब जब ये बात आप जानते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं ये भी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोनों 20 हो जाएगा परमाणु क्रमांक के बराबर। तो जब दोनों 20 हो गया तो 2 20 कौन से ऑप्शन में है? ये इज द राइट आंसर, सिंपल। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए भार में से क्रमांक को घटा देंगे, 40 में से 20 क्या 20। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ईटा परनाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और नाच से न्यूट्रॉन की खोज चौसे चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते कहलाते हैं। परमाणु के ऐसे मूल कण जो नाभिक में उपस्थित ही नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए आंसर। तो बिल्कुल सही बताया, बी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूल कण हैं जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते, उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋण आवेश होता है? तो अगेन स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम ऋणावेशित के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही न्यूट्रॉन पे क्या होता है? तो न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है बच्चों? जल्दी बताइए, प्रोटॉन क्या है? तो बिल्कुल सही बताया, प्रोटॉन एक भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, मूलभूत कण भी है, धनावेशित कण भी है, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? परमाणु की पहली कक्षा में, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था 2n² दिया था ना। अब इसमें अगर पहली कक्षा में निकालना है तो n बराबर 1 रख दीजिए, तो रखिए n बराबर 1, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 2 एकम है 2। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है कहां पर? परमाणु का समस्त भार कहां पर केंद्रित होता है, ये कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो परमाणु का समस्त भाग केंद्रित होता है कहां पर? नाभिक पर। कहां पर होता है बच्चों? नाभिक पर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन हैं? तो देखिए, चाहे वो प्रोटॉन के बारे में बात करें आप, चाहे वो आप नाभिक के बारे में बात करें, दोनों प्रोटॉन मतलब जो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बताया उसमें ही नाभिक की खोज उन्होंने किया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? जल्दी से आंसर जरा दीजिए तो बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिए। 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों? तो ये होगी 238 और -92। परमाणु भार में से क्रमांक को घटा देंगे तो 146 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताइए। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मांगता है बच्चों। सिंपल है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 लिख दीजिए, प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 लिख दीजिए, 8 दूनी के 16, 6 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल, ऐसे ही आपको
चीजों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका भी बहुत ज्यादा सिंपल सवाल का आंसर है भाई, परमाणु क्रमांक बराबर होता है बच्चों प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर उदासीन परमाणु है तो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 17 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? परमाणु संख्या की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? जल्दी से आंसर दीजिए। तो बिल्कुल सही बताया, मोजले साहब ने परमाणु संख्या की खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के धनावेश के मान का कितना होता है? जल्दी बताइए। प्रोटॉन पर धन आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर धनावेश के मान का कितना होता है? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, एक ही जैसा होता है। परिमाण में तो बराबर ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश न उस पर अलग अलग होता है, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश, लेकिन परिमाण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व x और y, इनके परमाणु क्रमांक 20 हैं और 22 है। मान लेते हैं x का परमाणु क्रमांक 20 है और दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान है, मान लेते हैं r है। ठीक है, और y का परमाणु क्रमांक 22 है और परमाणु भार दोनों का समान है, मान लेते हैं r है। अगर x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है तो x में सबसे पहले x का परमाणु भार निकालिए। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर बच्चों क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना है? x का परमाणु क्रमांक कितना है? वही तो प्रोटॉनों की संख्या होता है, तो 20 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 22 है, तो 42 हो गया। यानी r का मान बच्चों 42 आ गया। r का मान जब 42 आ गया तो इसका भी r का मान आपका 42 हो गया, क्योंकि y और x दोनों एक ही है, दोनों का द्रव्यमान समान है, तो दोनों का भार बराबर होगा, तो इसका भी 42 हो गया। तो y में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए ना। तो y के लिए y में न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? भार माइनस क्रमांक कर देते हैं। भार का मान 42 है, क्रमांक का मान 22 है, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। भाई 42 में से 22 जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए कि एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? एक तत्व का दो समस्थानिक है, इसमें से कौन सा गुण भिन्न हो सकता है? तो समस्थानिकों में बच्चों द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ये आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताइए आंसर। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, बिल्कुल सही बताया। देखिए 15 है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। 2 पहले कक्षा में, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, और तीसरे में जितने बचे उतने। तो 8 2 10 बचे 5, तो 5 लिख देंगे। तो बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्य मतलब अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पर एक धनावेश का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? तो सोडियम पर एक धनावेश आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? मैग्नीशियम पर 2 धनावेश आयन। सर नींद आ रही है तो सो जाइए, चलिए अब क्लास बंद ही करते हैं, लास्ट ही क्वेश्चन है। अब नींद आ रही है तो अब एकदम खाना पीना खा ही लिए होंगे, आराम से पंखा चलाइए या कूलर चलाइए और तुरंत सोइए दबा के, क्योंकि वो भी ज़रूरी है बच्चों। न्यूट्रॉन
किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होता है? एक ऐसा तत्व है जिसको छोड़कर बाकी सभी तत्वों में न्यूट्रॉन होते हैं। तो वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। सो इस प्रश्न का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सी है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? सो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है इसकी आवृत्ति कम और वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है रेडियो तरंगों की। सो ये चीज है। लाइट नहीं है सर, बहुत गर्मी है आज। हाँ बिल्कुल सही बात है सुमित जी, और गर्मी में नींद बहुत तेज आती है और कहीं से अगर हवा का थोड़ा सा भी झोंका मिल गया तो समझ जाइए कि बवाल ही है। फिर तो एकदम दबा के जो है वो चीज़ों को मतलब दबा के नींद आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आज बड़ा ज़्यादा भाई प्रश्न किया हम लोगों ने। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद से 7, 4, 11, 1, 12, 12, 2, 14, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 3, 23, 23, 3, 26, 26, 3, 29, 29, 3, 32, 32, 3, 35, 35, 3, 38, 38, 3, 41 और 41 और 4 45 क्वेश्चन बच्चों। वेरी गुड भाई, वाह। क्रैश कोर्स का मतलब यही। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया प्रत्येक क्वेश्चन में वो अलग था, वो बच्चों अलग था। तो मुझे उम्मीद है कि क्रैश कोर्स में आपको मजा आ रहा होगा और एग्जाम टाइम में अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे, यकीन मानिए बवाल होने वाला है। बिल्कुल सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। और अपने सभी दोस्तों को आप नंबर दीजिए जिस नंबर से आप ज्वाइन किए हैं, क्योंकि ऐसी क्लास और कहीं नहीं मिलेगी आपको और इतनी कम फीस में। 88 26 39 60 22 कीम जोन दबा के अपने दोस्तों को नंबर दीजिए और जुड़वाइए तुरंत। और सभी लोग भी, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है बच्चों तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगर आपकी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप मुझे लाइक करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।